विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली कक्षा में हमने बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं का अध्ययन किया, फिर उसके बाद में जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं का अध्ययन किया। अब हम इस क्लास में जो वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी पिछली कक्षा में आपको दी जा चुकी थी कि किस प्रकार से उत्पत्ति होती है 4 वर्णों की। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में विभिन्न कालों में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका स्वरूप क्या था। वर्ण व्यवस्था, उसका स्वरूप या उसकी प्रकृति भारतीय इतिहास में। और उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। तो ये कैसी थी? ऋग्वैदिक काल जो सिंधु सभ्यता के बाद का समय है, उस समय में 4 वर्ण है, इनकी उत्पत्ति होती है, प्रारंभ इनका होता ही है, सबसे पहले अस्तित्व में आते हैं। और इसका समय है ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईस्वी। इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें प्रारंभ में, तो प्रारंभ के जो 400 साल होते हैं लगभग, उस समय तो सिर्फ प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको ब्राह्मणों को ब्रह्म, क्षत्रियों को क्षात्र और वैश्यों को विश्व कहा गया था। और अंततः गुण और कर्म होते हैं। अंततः क्या होता है कि जो 1000 ईस्वी के लगभग का जो समय है, उस समय आकर के समाज में चौथा वर्ण शूद्र है वो भी अस्तित्व में आता है। और होता क्या है इसमें कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार था कर्म या अथवा योग्यता। कर्म एवं योग्यता के आधार पे व्यक्ति है वो अपने वर्ण का चुनाव कर सकता था, अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता था। और इसी में ही कवि अंगिरस है, ऋग्वैदिक कालीन कवि, वो कहते हैं, या उस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, उसमें श्रम विभाजन था। और वो किस प्रकार से, कवि अंगिरस कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज हैं, भिषज से मतलब होता है वैद्य हैं, मेरी माता है वो दूसरों के घरों में अन्न पीस करके, चाकी से अन्न पीस करके और अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं हम इस प्रकार से। तो ये कि वो खुद तो ब्राह्मण वर्ण के कार्य कर रहे हैं, कवि है, उनके पिता भीषज वैद्य हैं जो कि वैश्य वर्ण का कार्य कर रहे हैं। और तीसरे उनकी माता है जो कि शूद्र वर्ण के कार्य कर रही हैं। तो ये था, समाज में एक ही परिवार के एक ही वर्ण के जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कार्य, अलग अलग वर्णों के कार्य कर रहे हैं। तो ये था कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के चुनाव का लोगों के सामने विकल्प था कि वो अपनी योग्यता के आधार पर अपने विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक समाज में एक आदर्श स्थिति थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, सब अपनी योग्यता के आधार पर अपने कार्यों का निर्धारण, कार्यों का चुनाव, योग्य व्यवसाय का चुनाव कर सकते थे। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। और ये क्या है, इसका जो समय है 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय। और इस समय क्या होता है भारत में कि 4 वर्ण हैं, उत्तर वैदिक काल तक आते आते 4 वर्ण भारतीय समाज में स्थापित हो गए। और इन 4 वर्णों में अब क्या होने लगता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कार्य भी निर्धारित तो पहले ही हो गए थे कि ब्राह्मण वर्ण है, उसके जो कार्य थे वो ये थे, यज्ञ करना,
यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, दान लेना और दान देना, ये थे ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य प्रत्येक समय में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल रहे, चाहे उत्तरवैदिक काल रहे, चाहे उसके बाद का समय रहे। दूसरे नंबर पे था क्षत्रिय, और क्षत्रिय से क्या मतलब था, उसके जो कर्तव्य कौन से थे, प्रजा शासन करना, प्रजा की रक्षा करना, ये दो कार्य थे। और तीसरे नंबर पे वैश्य वर्ण था, वैश्य वर्ण के कार्य थे उत्तरवैदिक काल में आते आते कि व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, कृषि और पशुपालन है, ये कार्य करना। शूद्र वर्ण का कार्य था उपयुक्त जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना। तो ये तीन चार जो वर्ण थे, चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित हो गए थे। और उत्तरवैदिक काल में जो ब्राह्मण थे वो जनेऊ धारण करने लगे, यज्ञोपवीत धारण करने लगे, और शूद्र थे वो सेवक का कार्य करने लगते हैं। शूद्र वर्ण से अब क्या होता है इस समय कि जो पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था ऋग्वैदिक काल में कि शूद्र वर्ण है, उनके जो बालक और बालिकाएं हैं उनका उपनयन संस्कार हो सकता था, अब उनसे वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया गया, उपनयन का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन इस समय जो विवाह थे या समाज में जटिलता थी वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्ण थे उनका निर्धारण जन्म से होने लगा, हालांकि बहुत अधिक कठोरता नहीं आई है, लेकिन अब अधिकांश मामलों में निर्धारित होने लगा कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कितना डफर रहे। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही रहेगा, शासक बनेगा। वैश्य का पुत्र वैश्य वर्ण के कार्य करेगा, और शूद्र का पुत्र है शूद्र वर्ण के कार्य करेगा। तीसरे क्रम पे है शूद्र काल में वर्ण व्यवस्था, और इसका समय है 600 से 300 ईसा पूर्व। और इस समय क्या होता है कि तीन सूत्र होते हैं, स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, उसमें इन वर्णों में भेद स्थापित होने लगा, भेद निर्धारित किया गया, अलग अलग उनके कार्य निर्धारित किए गए। और इस समय तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें बहुत अधिक, सूत्र काल में आते आते वर्ण व्यवस्था में बहुत अधिक जटिलता आ गई। और जटिलता कैसे आती है कि अब लोग वर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उत्तरवैदिक काल से भी बहुत अधिक जटिलता। और साथ ही साथ जटिलता ऐसे भी है कि एक ही जो अपराध है ब्राह्मण करता है और वो ही अपराध शूद्र करता है, तो फिर उनमें एक ही अपराध के लिए उनको अलग अलग सजाएं दी जाने लगी। ब्राह्मण वर्ण को तो नाम मात्र की सजा दी जाने लगी, और जबकि शूद्र वर्ण का जो व्यक्ति होता जो समान अपराध करता ब्राह्मण के, उसको बहुत अधिक कठोर सजा दी जाने लगी। तो इस प्रकार से समाज में भेदभाव है वो स्थापित होने लगता है, ये प्रारंभ हो गया। शूद्र हैं उनसे सभी प्रकार के अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं, शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लिया गया, समानता का अधिकार उनसे छीन लिया गया, धार्मिक जो अनुष्ठान हैं उन अनुष्ठानों को संपन्न करने का अधिकार छीन लिया गया, वेदों के उच्चारण करने का अधिकार छीन लिया गया, यज्ञ करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। और वशिष्ठ जो धर्म सूत्र है उसमें तो शूद्र वर्ण को शमशान के समान बताया गया है, जिस प्रकार से शमशान होता है उसी प्रकार से इनको बताया गया है। बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य था इस समय जो प्रचलन में शूद्र काल में, और उस समय एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है बौद्ध साहित्य में, वो ये है भारत में एकमात्र कि बौद्ध साहित्य में और बौद्ध और जैन धर्म था उस समय क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाने लगा कुछ समय के लिए। तो एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव था, ब्राह्मणों ने इसका कठोर विरोध किया, क्योंकि इस समय कई ऐसे क्षत्रिय हुए जिन्होंने ब्राह्मण वर्ण का कार्य किया क्षत्रिय होते हुए भी, और उनमें से सर्वप्रमुख नाम वही महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का
है। दोनों के दोनों क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्होंने कार्य किया ब्राह्मण वर्ण का। नेक्स्ट है मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था। मौर्य काल का जो समय है वो है 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 में वर्ण व्यवस्था। तीन सौ बीस ईसा पूर्व से लेकर के और 180 ईसा पूर्व के लगभग। और इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था की जानकारी है, उसके स्रोत ये हैं कि हमें जानकारी कैसे मिलती है उस समय की मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था की। उस जानकारी के स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। ये दो चार प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें उस समय की वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है मौर्य युग की। और इसमें भी कौटिल्य है। कौटिल्य ने तो क्या किया है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन शूद्रों के लिए, शूद्र जो लोग थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम, ये कहा है। और साथ ही साथ इन्होंने, कौटिल्य ने कहा है कि शूद्र वर्ण है वो वार्ता के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है। और वार्ता से तात्पर्य होता है कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। यानी कि जिन कर्मों को निषिद्ध कर दिया गया था शूद्र काल में शूद्रों के लिए, अब धीरे धीरे उनको वो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कार्य शूद्र वर्ण के लोग कर सकते हैं। कौटिल्य ने उनको वो अधिकार प्रदान किए हैं। और कौटिल्य ने ये भी बताया कि इस समय जो प्रतिलोम विवाह होते थे, जो एक वर्ण का दूसरे वर्ण में जो विवाह होता था, उन वर्णों के विवाहों के उपरांत जो संतानें उत्पन्न होती थी वो वर्ण संकर जातियों की होने लगी। तो वर्ण संकर जातियां हैं उसी समय से अस्तित्व में आने लगती हैं। इसी प्रकार से जो इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका में भी उसने समाज का विभाजन बताया गया, लेकिन उसने बताया कि समाज में सात वर्ण होते थे और 7 वर्णों में उसने दास का उल्लेख नहीं किया है। तो ये था मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था। हालांकि अब शूद्र काल जैसी जटिलता इस समय 4 वर्णों में नहीं रही। कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने शूद्रों की स्थिति है उसकी भी अच्छी दशा को प्रकट किया है अपने ग्रंथों में। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में। मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था। और मौर्योत्तर जो काल होता है उसको हम जो विभाजन करेंगे 185 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी तक का समय, लगभग 500 वर्षों का समय। इन 500 वर्षों में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, तो इस समय क्या था कि धर्मशास्त्र लिखे गए, पीवी काणे के द्वारा रचित धर्मशास्त्र तथा अन्य स्मृति ग्रंथ लिखे गए बहुत सारे। नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। पतंजलि ने भी अपने ग्रंथ लिखे और उन सब में क्या बताया उन्होंने कि जो शूद्र वर्ण है वो विभिन्न शिल्पों के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त
कर सकता है। और उन शिल्प में चाहे तो लकड़ी से संबंधित शिल्प रहे, चाहे मिट्टी से संबंधित शिल्प रहे, चाहे पत्थर से संबंधित शिल्प रहे, चाहे धातु से संबंधित शिल्प रहे, शिल्प से संबंधित कार्य शूद्र कर सकता है, अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है। और इस समय क्या देखते हैं हम, इस समय प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग जो मौर्योत्तर काल है उसमें, कि भारत में काफी सारी जो जातियां थी, विदेशी जातियां, वो भारत में आती हैं। और उनमें से कौन कौन से नाम हैं? यवन, शक, हूण, कुषाण, ये जो विभिन्न जातियां थी ये भारत में प्रवेश कर जाती हैं। पहलव हैं, पार्थियन हैं, ये भी साथ में, और वो भी भारतीय समाज का हिस्सा बन जाती हैं। जब विदेशी जातियां भारत में आती हैं, भारतीय समाज का हिस्सा बन गई, भारतीय समाज में घुल मिल गई, तो यहाँ पर एक नई प्रकार की परिस्थितियां, नई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। स्मृति ग्रंथों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख किया गया है कि इन जातियों में और भारतीय लोगों में जो विवाह है संस्कार जो संपन्न होता है, विवाह किए गए विदेशी जातियों और भारतीय जातियों में, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से, तो इन्हीं से भी वर्ण संकर जातियां, उनका उद्भव होता है। और इस समय एक परिवर्तन यह भी आता है कि शुंग, कर्ण, शातवाहन, ये तीन शासक हुए भारत में, और तीनों के तीनों जो वर्ण ये शासक थे, ये थे ब्राह्मण वर्ण से, यानी कि जिनका कार्य यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा प्राप्त करना, वो था, ये शासक बनने लगे। तो ये एक बदलाव था इस समय भारतीय समाज में। और इसी समय ही हम देखते हैं कि वर्ण संकर जातियां हैं, उन्होंने भी समाज में अपना पृथक जो स्थान है वो प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट और अंतिम जो है गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था। और गुप्तोत्तर काल का समय हम निर्धारित कर सकते हैं, नहीं गुप्तोत्तर, इसमें हम दो एक साथ ही जोड़ देते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था, और इसका समय हम जो निर्धारित किया गया है 300 से लेकर के और अंततः 1200 ईस्वी तक का, ये जो 900 वर्ष थे, इन 900 वर्षों में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। और हमें देखते हैं कि इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। वो ये है कि गुप्त काल में लिखे गए जो विस्तृत साहित्य था वो साहित्य, साथ ही साथ विदेशी यात्रियों ने जो यहाँ पे यात्रा की भारत की, जैसे चीनी यात्री फाइयान था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की, चीनी यात्री हुएनसांग था जिसने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की, और उन्होंने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। उस समय के भारतीय समाज, भारतीय वर्ण व्यवस्था, उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। हेनसांग ने भी चारों वर्णों का उल्लेख अपने ग्रंथ सियूकी में किया है, और उसने बताया है कि सिंध में जो शासक था वो शूद्र वर्ण का था हेनसांग के वर्णन के अनुसार। और इसी में ही क्या बताते हैं कि इस समय गुप्तोत्तर काल में ही भारत में या गुप्त काल में ही हूण आक्रमण होने लगे। हूणों के आक्रमण से और बाह्य आक्रमण से अव्यवस्था यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है। हालांकि वर्धन या पुष्यभूति जो वंश था, उस वंश के दो शासक हुए थे, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। उन दोनों शासकों ने जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया था, उसमें पुनर्स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया वर्ण व्यवस्था में। और इसी क्रम में भारत में गुप्तोत्तर काल के उपरांत, गुप्त काल के उपरांत राजपूत काल है, उसका उद्भव भी शुरू होता है।
और राजपूत काल में भारत में विभिन्न जातियां और उपजातियां बनने लगी, उसमें भारतीय समाज विभाजित होने लगता है। अस्पृश्यता थी समाज में, उसका पूर्ण विकास हो जाता है, विभिन्न जातियां बनने लगी और उन जातियों में भेदभाव होने लगता है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक कठोरता से वो भेदभाव होने लगा। तो ये था फिर उस भेदभाव से, उस अस्पृश्यता से भारतीय समाज आज भी छुटकारे के लिए छटपटा रहा है। तो ये था कि गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में भी 4 वर्ण थे और उनमें भी जटिलता आने लगती है, विभिन्न जातियां भारत में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे यहाँ पर असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। तो ये थी भारत में वर्ण व्यवस्था। और इसके आगे इसी क्रम में हम अगला चैप्टर है वो पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में ये है कि सबसे पहले भारतीय ऋषि ने जैसे 4 वर्ण स्थापित किए, उसी प्रकार से भारतीय समाज में 4 आश्रम भी उन्होंने स्थापित कर दिए। क्यों? मानव जीवन है उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए, सुसंगठित बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए। आश्रम शब्द है आश्रम शब्द की उत्पत्ति भी श्रम धातु से हुई है, और इसमें भी क्या बताया गया है कि श्रम धातु से इसकी उत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ होता है कि परिश्रम करना या प्रयास करना। परिश्रम या प्रयास करना। जाबालोपनिषद एक उपनिषद है, जाबाल उपनिषद भी कहते हैं। उस जाबालोपनिषद में सबसे पहले इन 4 जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन 4 आश्रमों की सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। उत्तरवैदिक काल में ये कल्पना प्रारंभ होती है, 4 आश्रमों की जो उद्भव होता है वो अस्तित्व में आने लगता है, संकेत में आने लगता है। और सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का जो समय है, इस सूत्र काल में आते आते ये जो आश्रम व्यवस्था है भारतीय समाज में स्थापित हो गई। और ये किस प्रकार से कि प्रतिष्ठित हो गई, स्थापित हो गई। और प्रारंभ में तो 3 ही आश्रम थे भारत में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और अंततः बौद्ध और जैन धर्म था, उसमें जो संन्यास की प्रवृत्ति थी, उसी के आधार पर भारतीय समाज में भी चौथा जो आश्रम है उसकी भी उत्पत्ति हो जाती है। संन्यास आश्रम की उत्पत्ति होगी और ये निश्चित है कि जो बौद्ध और जैन अवधारणा थी संन्यास की, उसी से प्रभावित होकर के विचारधारा भारतीय समाज का अंग बनती है। और इसमें आश्रम व्यवस्था में हम क्रम से इसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं। आश्रम व्यवस्था का स्वरूप कैसे था। और सर्वप्रथम 4 आश्रम होते हैं और 4 आश्रमों में पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था? ये भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन है उसकी आयु 100 वर्ष मानी। 100 वर्ष मान करके उन्होंने प्रथम जो 25 वर्ष थे, बालक जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास में जाता है तब से लेकर के, और जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, पूर्ण प्राप्त कर लेता है पूर्ण रूप से शिक्षा, तो वो जो समय था वो समय ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाने जाता है। और इसी में उसे क्या निर्धारित करना था? ब्रह्म के मार्ग पर चलना,
ज्ञान पिपासु होता था, ये अहिंसक होता था, सत्य का पालन करता था, चरित्र जीवन व्यतीत करता, सेवक का जीवन व्यतीत करता। तो ये था 4 आश्रम की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनको हम विस्तृत रूप से 4 आश्रम हैं, विस्तृत रूप से हम अगली क्लास में इनका अध्ययन करेंगे। इसी समय तो बस यही जान लेना आपको कि आश्रम व्यवस्था है भारत में शूद्र काल तक आते आते भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन जाती है। जाबालोपनिषद होते हैं, जाबालोपनिषद में सबसे पहले इन 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया। सर्वप्रथम 25 वर्ष तक की आयु वो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करनी पड़ती, उसके बाद में उसका विवाह के उपरांत विवाह कर दिया जाता, विवाह के उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता। 50 वर्ष तक उसे गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करना पड़ता। 51 से लेकर के और 75 वर्ष तक उसको वानप्रस्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता वानप्रस्थ आश्रम में। और अंततः 75 वर्ष से लेकर के और उसकी मृत्यु हो जाती तब तक उसको संन्यास आश्रम का जीवन व्यतीत करना पड़ता, सन्यासी का जीवन व्यतीत करना पड़ता। और इन सब में उसका लक्ष्य होता था मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष यानी कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। धन्यवाद।